मैं अक्षर नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यदि हम देखेंगे कि जो समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं और जिसके अंतर्गत परिस्थिति और भूमिका टॉपिक है उससे ये संबंधित है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग परिस्थिति और भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, विभिन्न विचारकों ने परिस्थिति को कैसे परिभाषित किया है, साथ ही परिस्थिति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि समाज में व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का क्या महत्व होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों ये देखेंगे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जीवन पर्यंत बच्चे को समाज में किसी न किसी आधार पर उसका पद का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जब वो जन्म लेता है तो उसे बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है और उसके साथ उसी अनुरूप व्यवहार किया जाता है। तो समाज में यदि हमें परिस्थिति को परिभाषित करना हो सामान्य अर्थों में, तो केवल एक लाइन में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि समाज में व्यक्ति का जो पद होता है वो उसकी परिस्थिति होती है और उस पद से जो अपेक्षित व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य हैं या उस पद से संबंधित जो उसकी भूमिकाएं हैं वो भूमिका की श्रेणी में आता है। अर्थात समाज में व्यक्ति का पद उसकी परिस्थिति कहलाती है और उस पद के अनुरूप जो समाज उससे अपेक्षित व्यवहार करता है या समाज द्वारा जो व्यवहार अपेक्षित होता है वो उसकी भूमिका की श्रेणी में आता है। और प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति का पद अलग अलग होता है। जिसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। सपोज कीजिए किसी भी परिवार में का मुखिया जो कि वयोवृद्ध है, उस परिवार में उसका पद सबसे सम्मानीय और विशिष्ट होता है। परंतु यदि वही व्यक्ति किसी भी ऑफिस में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में वो व्यक्ति यदि चपरासी के पद पर कार्यरत है, पियोन के पद पर कार्यरत है, तो वहाँ उसका पद निम्न होता है। अर्थात एक ही व्यक्ति के पदों का निर्धारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होता है। तो परिस्थिति का शाब्दिक अर्थ जो हुआ वो हुआ व्यक्ति का समाज में पद, और भूमिका वो हुई जो समाज द्वारा अपेक्षित व्यक्ति से व्यवहार होता है, वो भूमिका की श्रेणी में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो परिस्थिति है उसका अर्थ और परिभाषा की विभिन्न विचारकों ने परिस्थिति को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। तो पहला है इलियट और मेरिल। इलियट और मेरिल ने जो परिस्थिति को परिभाषित किया है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। सेम जो बात हमने पहले की कि किसी भी व्यक्ति का वह पद जो कि वो अब लिंग, आयु, परिवार, वर्ग इन सबसे संबंधित होने के कारण वो समाज में प्राप्त करता है। अगला है ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अगला लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। अब यदि तीनों ही परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति का जो पद होता है या समाज में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व, अर्थात जो कि व्यक्ति समाज में रहता है उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पद प्राप्त होते हैं और व्यक्ति के वो पद ही उसकी परिस्थिति का निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा अथवा निम्न स्थान प्राप्त होगा। ये सभी उसकी पद पे या परिस्थिति पर निर्भर करता है। आगे है सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। विद्यार्थियों कई बार या अक्सर ऐसा होता है कि जब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि ये पूछा जाता है कि सामाजिक परिस्थिति कितने प्रकार की होती है एवं इन परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट
कीजिए। तो जो सामाजिक परिस्थिति है उसको रॉल्फ लिंटन ने दो प्रकार की बताया है। रॉल्फ लिंटन ने दो प्रकार से इसको परिभाषित किया है या दो भागों में बांटा है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है इसमें अर्जित परिस्थिति। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो प्रदत्त परिस्थिति है वो क्या होती है। अब यदि हम इस शब्द पे की बात करें, प्रदत्त, प्रदत्त अर्थात दी हुई, अर्थात किसी के द्वारा दी हुई परिस्थिति। जैसे समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसे स्वतः प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यदि किसी भी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है और वो बच्चा लड़का होता है, तो जो लिंग के आधार पर उस बच्चे की परिस्थिति हुई वो लड़का कहलाता है। अर्थात जो लड़का पैदा होना भी वो एक परिस्थिति होती है। लड़की पैदा होती है तो लड़की पैदा होना भी लड़की पैदा होने वाली परिस्थिति होती है। कहने का तात्पर्य है ऐसी परिस्थिति जो कि समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा हमें दी जाती है, वो परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। और जो प्रदत्त परिस्थिति होती है उस पे व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता और ना ही ये व्यक्ति के गुणों पर आधारित होती है। जब हम अर्जित परिस्थिति पढ़ेंगे और जब इनका अंतर पढ़ेंगे तो हम और अधिक स्पष्ट रूप से इसको समझ पाएंगे। जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप होना, लंबा या छोटा होना, ये सभी जो चीजें हैं वो व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती है। अर्थात व्यक्ति का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कोई सुंदर है या कोई कुरूप है तो इस पे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, तो ये उसकी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आती है जो कि समाज के द्वारा उसे दी गई है। आगे देखेंगे हम लोग अर्जित परिस्थिति। दूसरी कौन सी हुई? अर्जित। अर्जित अर्थात अर्जन किया हुआ, मतलब जिसको कमाया गया हो या जिसको अर्जित किया गया हो। जैसे, और ये परिस्थितियां कौन सी होती है? जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। यदि हम, जैसे हमने बात की थी पहले कि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में क्लर्क है तो ये उसकी अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में आता है। जैसे हार्टन और हंट कहते हैं, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अब यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, यदि मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति बीएड करके एजुकेशन लाइन में या एजुकेशन टीचर बनता है तो जो उसका टीचर बनना है वो अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में आता है क्योंकि वो उसके द्वारा उसका अर्जन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति हो गई, अर्जित परिस्थिति हो गई। जो व्यक्ति जो जिन चीज़ों का अर्जन करता है, अर्थात जिन चीज़ों को कमाता है अपने गुण और योग्यता के आधार पर, वो अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में आते हैं। इसमें दो मिसिंग है जो मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ कि अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जो अर्जित परिस्थिति है, पहला अंतर तो ये होता है कि जो प्रदत्त परिस्थिति है वो समाज में व्यक्ति को प्रदान करता है, अर्थात समाज के द्वारा वो व्यक्ति को प्रदान की जाती है। और अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करता है कि व्यक्ति में यदि गुण होते हैं तो वो अर्जित परिस्थिति प्राप्त करता है, अन्यथा वो प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो समाज देता है, अर्जित परिस्थिति वो होती है जो समाज के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है। दूसरी है प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि होती है।
जबकि जो अर्जित परिस्थिति है उसका स्रोत स्वयं व्यक्ति के और उसके गुण एवं दोष होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो समाज उसे देगा, तो समाज अपनी जो प्रथाएं और परंपराएं हैं उनके आधार पर व्यक्ति को प्रदत्त परिस्थिति प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति स्वयं व्यक्ति द्वारा एकत्रित की जाती है अथवा ग्रहण की जाती है अपनी योग्यता के आधार पर। अगला है प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो प्रदत्त परिस्थिति है वो समाज द्वारा हमें दी जाती है। तो जन्म होता है वो समाज द्वारा दिया जाता है। लिंग का निर्धारण हमारे हाथ में नहीं होता है। आयु स्वतः ही बढ़ती है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 18 साल है, 18 वर्ष है, तो वो उसकी परिस्थिति किसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में नहीं आती है, वो समाज द्वारा उसे दी गई है। क्योंकि आयु एक ऐसा फैक्टर, आयु एक ऐसी चीज़ है जो स्वतः ही बढ़ती है, इसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि ये सभी जो हैं वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो अर्जित परिस्थिति है उसका निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य है जो अर्जित परिस्थिति है वो व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करती है, व्यक्ति के गुण एवं योग्यता पर आधारित होती है। व्यक्ति में जितने अधिक गुण होंगे उसको समाज में उतनी ही अधिक उच्च परिस्थिति प्राप्त होगी। अगला है प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता या बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए उनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियां भी अपेक्षित स्थायी होती है। जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी बदलती रहती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जो जन्म के आधार पर है, आयु के आधार पर है, जाति प्रजाति के आधार पर है, व्यक्ति के द्वारा उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या परिवर्तन होता भी है तो बहुत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। जबकि जो अर्जित परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन की बहुत संभावना रहती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। सपोज कीजिए कि एक बालक है जो कि 18 वर्ष की आयु में पुलिस में या फौज में उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो पुलिस या फौज में भर्ती हो जाता है। वो 1 साल 2 साल वहाँ नौकरी करता है, उसके पश्चात उसका किसी अन्य नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है, या उसी पद से किसी उच्च पद पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो जब उसका चयन किसी उच्च पद पर होता है तो पहले की अपेक्षा उसकी परिस्थिति उच्च परिस्थिति के अंतर्गत आती है, तो अपेक्षाकृत उसकी परिस्थिति क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अर्जित परिस्थिति है वो बदल धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे कि यदि या बात करें हम कि किसी व्यक्ति का चयन हुआ और उसका प्रमोशन होके वो उच्च पद पर पहुंच जाता है, तो वो अर्जित परिस्थिति उसके गुण एवं योग्यता के आधार पर होती है, जो कि एवं प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत इसका अभाव पाया जाता है। अगला है प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती है तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता है। अब जैसे हम बात करें, हमने पहले भी बात की थी कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर है या सुंदरता लिए हुए है तो हम उसको माप नहीं सकते हैं कि वो कितना सुंदर है, उसका मापन संभव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार घर का मुखिया है तो उस मुखिया के अधिकार हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है या उसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकती है। ये निर्भर करता है प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में अलग अलग ढंग से ये निर्भर करता है, अलग अलग प्रकार से ये स्पष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो नातेदारी से प्राप्त अधिकार होते हैं वो भी स्पष्ट नहीं होते हैं, जबकि जो अर्जित परिस्थिति होती है वो अधिक निश्चित और स्पष्ट होती है। अर्जित परिस्थिति इसलिए निश्चित और स्पष्ट होती है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का समाज में कोई पद है
जो कि उसके द्वारा अर्जित किया गया है, यदि वह क्लर्क है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या अन्य कोई अन्य पद पर वो कार्यरत है, तो उसे स्पष्टतः ये पता होता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन सी चीज़ें हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अर्थात जो प्रदत्त परिस्थितियां होती है वो अनिश्चित होती है और अर्जित परिस्थितियों के नियम और अधिकार ये निश्चित होते हैं और इसका उनको ज्ञान होता है। अगला है, प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं वो उनका महत्व कहाँ अधिक होता है? उनका महत्व परंपरागत समाजों में अधिक होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि आप देखोगे कि किसी भी छोटे स्थान पर या सुदूर के गांवों में हम देखेंगे तो वहाँ पर अधिक महत्व होता है जाति का, धर्म आधारित, या ये कहें कि उच्च या निम्नता का क्रम जाति के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन यदि हम देखेंगे कि नगरों में, महानगरों में, बड़े स्थानों पर हम जाएंगे तो हम ये व्यवहारिक रूप में भी फील करेंगे, महसूस करेंगे इस चीज़ को कि जो व्यक्ति है उसकी जो परिस्थिति है उसका निर्धारण उसके गुणों के आधार पर होता है। अर्थात उसके द्वारा जो अर्जित परिस्थिति के द्वारा उसके द्वारा जो कमाया गया है, अर्थात जो अर्न किया गया है, जो अर्जित किया गया है, उसके आधार पर उसके पद का निर्धारण किया जाता है। तो अर्जित जो परिस्थिति है वो आधुनिक समाजों में उसका अधिक महत्व होता है क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन है वो, या व्यक्ति का मूल्यांकन है वो उसके गुणों के आधार पर होता है, जबकि जो छोटी स्थान है अथवा परंपरागत समाज हैं या लघु समाज हैं उनमें प्रदत्त परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग भूमिका की बात करेंगे एवं भूमिका क्या है, उसका अर्थ परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में विशद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।